क्या हाल है? बढ़िया। अच्छा, तो कहाँ थे हम? क्या पढ़ रहे थे? बताइएगा जरा। अरे क्या पढ़ना है आज, बताइएगा। है, आज तो मौसम थोड़ा ठंडा है तो पढ़ाई कर लेनी चाहिए। कर ले। बताओ, कर ले क्या? थोड़ी पढ़ाई तो कर ले, अब तो एग्जाम भी पास आ गए हैं, क्यों? अरे नहीं पढ़ना बीबी। अब तो देखो, चाय भी आराम से टाइम मिल रही है, जूस आराम से टाइम मिल रहा है आपको। बताओ, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। बताओ क्या किया जाए। देखिएगा, आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, मत्स्य यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों में आए हुए हैं 2022 में। कौन कौन से सन में? 2022 में। जो आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो अपनी यूनिट थर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट थर्ड है, उसके बारे में एक बार डिटेल में बता देती हूँ, फिर हम हमारे टॉपिक पे चलेंगे। समझ में आया? तो देखिएगा कैसे। पहली बात, हमारी जो यूनिट है, यूनिट का नाम क्या है? हमारी जो यूनिट है, कौन सी यूनिट है? यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है। इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें कितने चैप्टर हैं बताइएगा? इसमें दो चैप्टर है। कौन कौन से दो चैप्टर हैं हमारे पास में? पहला है स्थिर चुंबकिकी, यही है ना। दूसरा हमारे पास में है चैप्टर पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। क्या है? पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। अब देखिएगा, ये जो दोनों टॉपिक है ये हम ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हम टॉपिक ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं, बीएससी में हम क्या इसको ब्रीफ में पढ़ते हैं। वहाँ हम जैसे हम आगे वाली क्लास में जाएंगे, ठीक है, हम जैसे CSIR नेट करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है या हमारा फर्स्ट ग्रेड है, इनमें से टॉपिक बनता है। एक बार इस वाले टॉपिक में जो हमारा एम्पियर का लॉ है, कौन सा? एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, हमने उसके दो अनुप्रयोग पढ़े थे। बताओ, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना। उसके दोनों अनुप्रयोगों में हमने क्या किया था? कुछ वैल्यू निकाली थी, ठीक है। किसमें? खोखले सिलेंडर में और ठोस सिलेंडर में निकाला था। चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं ना भाई। टॉपिक है हमारा, यूनिट जो है उसका नाम ही क्या है? स्थिर चुंबकीय और पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र, यही तो है, यही है ना। तो आप एक चीज बताइएगा, मतलब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे ना। मतलब ये वाले जो टॉपिक है, कोई भी देखो, ट्वेल्थ से हम कहाँ जाते हैं? वही टॉपिक रिलेट होके कहाँ आता है? ग्रेजुएशन में आता है। ग्रेजुएशन से हम MSc में जाते हैं, ठीक है। होता कुछ नहीं है, वहाँ हम एक टॉपिक के रूप में उसको पढ़ते हैं, फिर आगे बुक हो जाती है। जैसे हम ट्वेल्थ में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से, लेकिन जैसे हम BSc में आए तो वो क्या बन गई? एक बुक बन गई, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट कर रहे हो, वहाँ अभी हम क्या एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना इस यूनिट में। वहाँ हम पूरे चैप्टर में, पूरी उसके अंदर, पूरी शंकु के अंदर, सिलेंडर के अंदर, गोले के अंदर, सब में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। वहाँ क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टेट की अलग से बुक चलती है, मैग्नेटोस्टेट की अलग से बुक चलती है। अभी यहाँ हम एक एक यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं। वहां हम क्या पढ़ेंगे? बुक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट की अलग से बुक पढ़ेंगे, मैग्नेटोस्टेट की अलग से बुक पढ़ेंगे। होता क्या है, जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाते जाते हो, वहाँ क्या होता है? धीरे 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 आपका जो सिलेबस है वहाँ ब्रीफ खुल के आता जाता है। समझ में आया? आपको बोलते हैं ना रिसर्च करते हैं, रिसर्च होती क्या है? रिसर्च होती क्या है? वो लोग PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो किसी एक टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, क्यों? लेकिन उस टॉपिक के बारे में वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उनका पता करते हैं। किस में? रिसर्च में। इसलिए तो बोलते हैं कि हम जब 12th में थे, 11th में थे, हमने सिर्फ एक छोटा टॉपिक पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी होगी। जैसे ही हम आगे आए,
ठीक है। बीएससी में हमने यूनिट के रूप में इनको पढ़ा। फिर जैसे हम एमएससी में गए, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ हम इनको इलेक्ट्रोस्टेट की अलग से जो यूनिट थी हमारे पास में वो किस में कन्वर्ट हो गई है, बुक में कन्वर्ट हो गई है। समझ में आया? क्यों? आपके पास पहले जब 12th में थे आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे पीसीएम, और फिर बाद में आप जैसे ग्रेजुएशन में आए, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमएससी करते हैं, तो वहाँ आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, लेकिन उस एक सब्जेक्ट में आप इतने माहिर होने चाहिए कि आपको सब चीज़ आती है। समझ में आया? तो ये थी हमारे कि हम क्यों पढ़ते हैं इन चीज़ों को, है बताओ। ठीक है, तो मेरा तो यही है, देखिएगा कुछ नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है, उनके एग्जाम होने वाले हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बीएससी की बुक उठा के पढ़ रहे हैं। क्यों? जब बीएससी आपने उस टाइम अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको अब इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में भी क्या होता है, आपको 11th 12th और बीएससी और एमएससी पढ़ाई जाती है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में भी। लेकिन आप एक चीज़ बताइएगा, यदि आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हो और आपकी 11th 12th बीएससी आपके अच्छे से है, मान लिया हमने 11th 12th अच्छे से नहीं है लेकिन आपकी बीएससी अच्छे से है, तो आप बताइएगा आपको कितना कम टाइम लगेगा ना अदर बच्चों से कंपटीशन करने में? बताइएगा, लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। क्यों? आपने जो बेसिक है हमारा ग्रेजुएशन का, वो क्या बहुत अच्छे से कैसे कवर कर रखा है। समझ में आया? तो मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि हमारे पास में देखो ग्रेजुएशन जो है वो उसमें क्या है, चीज़ें खुल के आती है। 11th 12th में सिर्फ हम फॉर्मूले एक डेफिनेशन पढ़े हैं, ब्रीफ में जाके हम कहाँ पढ़ते हैं? बीएससी में, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, हर चीज़ को खोल खोल के पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हमने ग्रेजुएशन में खोल के पढ़ा, आगे हम इतना नहीं खोलते हैं उनके टॉपिक को। सिर्फ हमारे पास में जो यूज़ होता है वो सिर्फ रिजल्ट यूज़ आता है, जो हमने निकाला है सॉल्व करके कैसे निकाला है वो रिजल्ट हमारे पास में यूज़ होता है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 है क्या? स्थिर चुंबकीय और पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। देखिएगा, हम इसमें कितनी चीज़ें पढ़ेंगे। पहली बात, यहाँ हम पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। किसके बारे में? लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के गुण, चुंबकीय क्षेत्र के गुण। मैग्नेटिक फील्ड की हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे किसकी? देखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है इसमें भी दो है। कौन कौन सी? पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की क्या निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायरेक्शन, उसकी दिशा निकालते हैं। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ठीक है, ये हम किस में पढ़ते हैं? ये हम जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम निकालेंगे, हमारी जो सिलेबस है, और उसमें हम पढ़ेंगे रेखा समाकलन। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। अब एक चीज देखिएगा, हम एक चीज उठाते हैं, एक प्रॉपर्टी उठा रहे हैं। कौन सी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम 3 लॉ पढ़ते हैं, 3 नियम पढ़ते हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं मैडम जी? बताइएगा, बताओ। अरे बालकों बताओ कौन कौन सी है? 3 नहीं है तो देखिएगा, मैं इस वजह से आपको रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि जो अब टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2000 मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी। जो एक है हमारे पास में 2 अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक सीधे लंबे तार में हम क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और दूसरा वृत्ताकार कुंडली में हम क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ निकालेंगे? किसी बिंदु पर। और ये दोनों ही, एक आया हुआ है 2022 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में और एक आया है मत्स्य यूनिवर्सिटी में 2022 में।
देखिएगा कैसा है, लेकिन उसने पूछा बायो सावर्ट लॉ है। दोनों उसके एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन क्यों पूछ लिए हैं, एक राजस्थान में पूछ लिया, एक मत्स्य यूनिवर्सिटी में पूछ लिया। क्यों? क्योंकि राजस्थान और मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है और वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। समझ में आया? तो हम और यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, देखिएगा हम दो यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं। कौन कौन सी? RU और मत्स्य, MDSU। ठीक है, हम दो यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं, RU और मत्स्य यूनिवर्सिटी। हम क्या करके लेके चल रहे हैं? दो यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं। समझ में आया? अब देखिएगा हमने बात की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। मैंने बताया हम 3 लॉ पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 लॉ पढ़ते हैं? देखिएगा हम 3 लॉ कौन कौन से पढ़ते हैं इसमें। एक पढ़ते हैं हम मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम, मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं दाएं हाथ का हथेली का नियम, दाएं हाथ हथेली का नियम। ठीक है, और तीसरा हम क्या पढ़ते हैं? वृत्ताकार पथ में दाएं हाथ हथेली का नियम। क्या पढ़ते हैं? वृत्ताकार पथ में दाएं हाथ हथेली का नियम। ठीक है, ये 3 लॉ से हम क्या निकालेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड की क्या निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखिएगा कैसे, जो हमारे पास में कॉर्क पेच नियम है, होता क्या है? मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। आप एक चीज बताइएगा, घर में पेच यूज करते हैं, 2 होते हैं, एक तो कील होती है और एक पेच होता है। कील में क्या होती है? बिल्कुल प्लेन होती है, ठीक है, लेकिन पेच में क्या है? सर्कल, रिंग बनी हुई होती है, बनी हुई होती है ना, रिंग बनी हुई होती है। किसमें? पेच में। तो अब एक चीज देखिएगा, आपने पेच लिया, सब अपने अपने हाथों में पेच ले लीजिएगा पहले, जैसे मैं करती चलूं फिर आप साथ करते चलना। लीजिएगा जल्दी, पेच लीजिएगा अपने हाथ में। अब मेरे पास तो पेच नहीं है पर मैं तो ये यूज करूंगी। ठीक है, देखिएगा क्या, माना कि मैंने इसको पेच मान लिया है, मान सकते हैं ना, ये पेच है मेरे पास में। मैक्सवेल का जो कॉर्क पेच नियम है वो क्या बताता है? देखिएगा, मैंने इस पेच को इस प्रकार पकड़ा है कि मैं इसको अपने दाहिने हाथ अंगूठे से, लेफ्ट हैंड की बात नहीं हो रही है यहाँ, राइट हैंड की बात हो रही है, सीधे हाथ की बात हो रही है। भूल जाओ कि आपके उल्टा हाथ है, सीधे हाथ की बात हो रही है। और ये तीनों लॉ हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ सीधे हाथ से पढ़ेंगे। कैसे? देखिएगा, मैंने क्या किया है, सपोज करिएगा क्या किया है, मैंने ये इसको पकड़ा है, पकड़ लिया, मैंने इसको इस प्रकार घुमाया है। किसको? मैंने इस पेच को इस प्रकार घुमाया है कि जो रिंग जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, जो रिंग जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वही क्या बताती है? वही हमारे पास में करंट के डायरेक्शन को बताती है। क्या बता रही है? जो रिंग जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वही हमारे पास में करंट की डायरेक्शन को बता रही है। और मेरा जो थंब है, जो अंगूठा है, जिस दिशा में रोटेट हो रहा है, जिस दिशा में घूम रहा है, वह जो डायरेक्शन है, वह जो दिशा है, वो किसको बता रही है? वही जो डायरेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं किसकी? दाहिने हाथ हथेली का नियम। क्या है दाहिने हाथ का हथेली का नियम? हमने क्या किया? एक कंडक्टर लिया है, एक चालक तार लिया, मैंने क्या किया? इस चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है कि मेरा जो थंब है, जो अंगूठा है, वो क्या बता रहा है? वो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। और जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो किसके बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। देखिएगा, मैंने इस प्रकार पकड़ा है, क्या अंगूठा कंडक्टर को इस प्रकार पकड़ा है, चालक तार को इस प्रकार पकड़ा है कि मेरा जो अंगूठा है, जो थंब है, वो क्या बता रहा है? करंट की डायरेक्शन को, धारा की दिशा को। और मेरे पास में जो मुड़ी हुई अंगुलियां है, देखिएगा घूम रही है, जो मुड़ी हुई अंगुली है वो किसको बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। तो ये किसका नियम है? ये नियम है दाएं हाथ का हथेली का नियम। बताओ समझ में आया नहीं आया?
इतना अपनी क्लास में पढ़ा, मैंने वहाँ डायग्राम भी आपको 3D में बताए थे ना, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास में क्या आती है, डायरेक्शन हम निकालना यूज कर रहे हैं। फिर हमने बात करी वृत्ताकार पथ का, दाएं हाथ का नियम। अब क्या है वृत्ताकार पथ? आप देखिएगा, ये सिलेंडर लिया, मान लिया सिलेंडर इससे बना, ये इससे बनता है, ऐसे ही बन रहा है क्या, बताइए। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक सिलेंड्रिकल वायर लिया है, ठीक है, मैंने उसको अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है। किसमें? दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है, देखिएगा, इस प्रकार पकड़ा है मैंने, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है कि मेरी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो किसको बता रही है, वो बता रही है करंट की डायरेक्शन को। किसको बता रही है? चुंबक किसको बता रही है? प्रवाहित धारा की दिशा को। मेरा जो थंब है, जो अंगूठा है, वो किसको बता रहा है? वो अंगूठा बता रहा है मेरा, किसको बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। देखिएगा कैसे, मान लिया मेरे पास में ये एक सर्कुलर वायर है, मान लिया कैसा है, एक सर्कुलर वायर है। जैसे आप रिंग देखते हो, स्प्रिंग बात करते हैं स्प्रिंग की, देखते हो वो कैसी, एक सर्कुलर, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ आपको थोड़ा समझा के बताया है। देखिएगा मैंने क्या लिया है, एक वृत्ताकार वायर लिया है, एक सर्कुलर क्या लिया है, वायर लिया है। समझ में आया? मैंने इसको दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है कि मेरे पास में जो मेरी अंगुलियां है, जो मुड़ी हुई अंगुलियां है, जो मुड़ी हुई अंगुलियां है, वो क्या बता रही है? वो करंट की डायरेक्शन को बता रही है। और मेरा जो थंब है, जो अंगूठा है, वो किसको बता रहा है? बताइएगा, जो मेरा अंगूठा है वो बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वृत्ताकार पथ में दाएं हाथ हथेली का नियम। समझ में आया? अब एक चीज और देखिएगा, ये हमने इस तरीके से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं किसकी? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। इसमें हम दो लॉ पढ़ते हैं। कौन कौन से दो नियम पढ़ते हैं? कौन कौन से दो नियम पढ़ते हैं? देखिएगा, पहला जो हम नियम पढ़ते हैं, इसमें जो पहला नियम है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। किसका? एम्पियर का नियम। किसका? परिपथीय नियम है। और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? बायो-सावर्ट लॉ। क्या पढ़ते हैं? बायो-सावर्ट नियम। किस में पढ़ते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन में। समझ में आया? होता क्या है, देखिएगा, एम्पियर का जो नियम है हमारे पास में क्या है? एम्पियर का नियम क्या बताता है? किसी भी गतिशील, सबसे पहले एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि देखिएगा, हमने बात करी थी यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। क्या होता है? जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है कैसा होता है? रेस्ट पर होता है। कैसा होता है? रेस्ट पर होता है, मतलब स्थिर अवस्था में होता है। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है हमारे पास में? कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा? विद्युत क्षेत्र होता है भाइयों। देखिएगा, अब यही यदि चार्ज पार्टिकल हमारा कैसा है? गतिशील अवस्था में है। कैसा है? गतिशील अवस्था में है, मूविंग स्टेट में है, मतलब क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ कौन सा फील्ड हमारे पास में जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? कैसे? देखिएगा कैसे जो चार्ज पार्टिकल मूविंग अवस्था में है। मैंने जैसे हमने पढ़ा, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने हमें क्या बताया था? किसने बताया था? ये ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक। क्या बताया था ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने? कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है? गतिशील अवस्था में है ना। कैसे? आप देखिएगा, सर्किट है हमारा, सर्किट है, यदि वो ऑफ है, मतलब उसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो चार्ज पार्टिकल हमारे कैसे हैं? रेस्ट पर है। कैसे हैं? रेस्ट पर है। और कौन सा फील्ड जनरेट हो रहा है? विद्युत क्षेत्र हो रहा है। लेकिन
अब मैंने क्या किया, उस सर्किट में करंट का फ्लो किया, करंट फ्लो ही धारा प्रवाह हुई। क्या होता है, धारा प्रवाह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं। तो गति करने के कारण जब चार्ज पार्टिकल गति करता है तो कौन सा फील्ड जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। समझ में आया। तो अब एम्पियर का नियम क्या है, देखिएगा एम्पियर का नियम क्या है, यदि कोई गतिशील आवेश में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, हमारे पास में एक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास में किसके कारण होता है, गतिशील आवेश के कारण। लेकिन हमारे पास में जो एम्पियर का नियम है वो यही बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा जो समाकलन है हमारे पास में वो क्या है, जो परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा, परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा और म्यू के क्या होता है, गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक है, ये क्या था हमारे पास में, एम्पियर का लॉ था। तो देखिएगा ये क्या आया है, लाइन इंटीग्रल किसका, रेखा समाकलन आया है, नहीं आया, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। अब देखिएगा बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट का नियम क्या बताता है, बताइएगा। जो हमारे पास में बायो-सावर्ट का नियम है क्या है, माना कोई एक हमारे पास में चालक तार है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इस चालक तार में आई करंट क्या हो रही है, प्रवाह हो रही है। ठीक है, तो हमें किसी बिंदु P पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जो किससे, चालक तार से किसी r डिस्टेंस और थीटा कोण पर स्थित है। समझ में आया क्या है। अब इस करंट के कारण क्या है, धारा के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, व्युत्पन्न हो रहा है। क्यों, करंट का फ्लो हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, गतिशील अवस्था में है। कैसे है चार्ज पार्टिकल, गतिशील अवस्था में है। तो गतिशील अवस्था होने के कारण क्या होता है, कौन सा फील्ड जनरेट होता है, बताइएगा जरा, कौन सा होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो हमें ये इसी बिंदु पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बायो-सावर्ट का नियम हमें क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालता है। कौन निकालता है, बायो-सावर्ट का लॉ। समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करें। ये था जो हमने अभी तक पढ़ा, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो मैंने आपको पूरी समरी बता दी है। अब देखिएगा स्टार्ट करते हैं। और मैं साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं हर एक टॉपिक को बता के चल रही हूँ कि अपना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी में लास्ट 5 ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के बेस पर हम अपना सिलेबस करवा रहे हैं। और उन्हीं को देखते हुए कि कौन सा टॉपिक आपके बार बार आया हुआ है। ठीक है, आप 4th सेमेस्टर की बात करें या 2nd सेमेस्टर की बात करें, ठीक है, तो मैंने हर टॉपिक के ऊपर आपको लिखवाया हुआ है कि ये इस सन में आया हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया। हम जो भी बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, इसलिए शायद सर ने बोला था, ठीक है, सर ने बोला था कि सारथी लेने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी देखिएगा, पढ़ना तो है ही, एग्जाम पास आ गए हैं, तो जल्दी से जल्दी ऐसे करिएगा, जो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं कांटेक्ट करिएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा और सर से बात करिएगा। सर आपको बताएंगे कैसे आपको कोर्स लेना है, कहाँ आपको चीज़ें अवेलेबल होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें अपने टॉपिक। देखिएगा, हाँ, हम पढ़ते हैं बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। देखिएगा, ये थ्योरी है, इस वजह से मैंने लिखाई है, लेकिन अब हम जो मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे वो क्या करेंगे, अपने क्लास में करेंगे। तो देखिएगा थ्योरी क्या है, मैंने ये जो डायग्राम बनाया है इसी की मैंने थ्योरी लिखी है। समझ में आया, बताइएगा करें कैसे, देखिएगा कैसे। पहले ये है हमारे पास में, ये जो आया हुआ है किस में आया हुआ है, हाँ, हमारे पास में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, किसमें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया है सन 2022 में, 2018 में और 2016 में।
ठीक है, किसमें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। समझ में आया? तो देखिएगा कैसे हुआ क्या है, हमने क्या किया, एक वायर लिया है, एक लंबा तार लिया है, या इनफाइनाइट वायर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, किसकी, इनफाइनाइट वायर की। एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ कि जो 2022 में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, कि किसी अनंत धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र कितना निकलता है। आप देखिएगा यहाँ हमारे पास में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 के रूप में फॉर्म आएगी। उसमें से सिर्फ आपको 2 चीज याद रखनी है, वहां 3 केस बनते हैं। कैसे, एक तो बोलेगा आपको, वो बोल सकता है कैसे, आपके बीएससी में भी बोल सकता है, देखिएगा कैसे, कि एक बोलेगा इनफाइनाइट वायर के अंदर, इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, एक बोलेगा सेमी इनफाइनाइट के लिए, एक बोलेगा सेमी इनफाइनाइट और एक बोलेगा एक्सिस के। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। देखिएगा मैं जब सॉल्व करवाऊंगी आपको तो मैं आपको साथ साथ बता के चलूंगी कि सेमी इनफाइनाइट के लिए कैसे करना है, इनफाइनाइट के लिए कैसे करना है, और एक्सिस पे आए तो कैसे करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना, यही टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। इसलिए कहती हूँ जो ग्रेजुएशन है बहुत अच्छे से और आराम से करके चलिएगा। जितना अच्छे से पढ़ोगे, आपको देखो मेहनत आपको एक बार करनी ही पड़ेगी, अब करो या आगे करो, अच्छा होगा कि अब करो। आगे वैसे ही कंपटीशन का, इन सब चीज का लोड होता है अपने पास में। अभी सिर्फ एक ही चीज है कि हमें ग्रेजुएशन अच्छे से ढंग से करनी है। समझ में आया? तो देखिएगा अपना टॉपिक क्या है, कि किसी लंबे धारावाही तार के कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। समझ में आया? कैसे, हमने क्या किया है, एक धारावाही क्या लिया है, तार लिया है, ले लिया, यहाँ से किसी r डिस्टेंस पर मैंने क्या लिया है, कोई बिंदु लिया है P, क्या लिया है, P लिया है, और इसके ऊपर और नीचे सिरे को क्या, किससे मिला दिया, बिंदु P से मिला दिया। समझ में आया? अब देखिएगा ये जो बिंदु है, ऊपरी सिरा जो बिंदु P से मिल रहा है, किससे, OP लाइन से, कौन सा कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है, और ये दूसरा कौन सा बना रहा है, बीटा 1 कोण बना रहा है। ठीक है, अब एक चीज, ये बीटा कोण बना रहा है किससे, अब मैंने फिर वही बात करी थी जब हम निकाल रहे थे किसमें, बायो-सावर्ट का नियम यही तो था, किसी r डिस्टेंस पे क्या है, कोई बिंदु P स्थित है, किस कोण पर है, थीटा कोण पर है। किस कोण पर है, थीटा कोण पर है। समझ में आया? अब देखिएगा ये जो बिंदु है हमारे पास में, ये है A, क्या है, A, और ये जो सेंटर है O से, और क्या है, ये अल्पांश लिया है मैंने, कौन सा, एक DL अल्पांश लिया है, जिसकी जो दूरी है वो कितनी है, O बिंदु से कितनी है, अल्पांश की दूरी स्मॉल l है। समझ में आया? देखिएगा, और टोटल जो हमारे पास में जो तार है उसकी दूरी, उसकी लंबाई कितनी है, l है। कैसा l, कैपिटल L। समझ में आया? देखिएगा थ्योरी क्या है, कि माना एक सममिति तार, सिमेट्रिक तार है। कैसा है, सममिति का अर्थ होता है सिमेट्रिक। क्या अर्थ होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, एक सममिति तार जिसमें क्या हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है। क्या हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है। बिंदु P पर धारा I की वजह से क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र क्यों हो रहा है, मैंने आपको इसलिए पहले पढ़ाया था जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूज हुआ होगा, भाई मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूज हुआ भी होगा, नहीं हुआ होगा। क्यों, मैंने बताया कि करंट I फ्लो हो रही है, मतलब जो चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, गतिशील अवस्था में है, मतलब डांस कर रहे हैं ना, स्थिर तो नहीं है, अरे डांस कर रहे हैं ना, मतलब चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, गतिशील अवस्था में है, और गतिशील अवस्था में है तो उसके कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिएगा यही लाइन मैंने लिखाई है कि बिंदु P पर I की वजह से क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर उत्पन्न हो रहा है। यह बिंदु किससे, बिंदु तार से R दूरी पर है। कौन सा बिंदु, बिंदु P। माना रेखा अल्पांश DL जो बिंदु O से कितना, स्मॉल l दूरी पर स्थित है,
और इस रेखीय अल्पांश से ओपी अक्ष पर कौन सा कोण बना रहा है, बीटा। और तार के अंतिम सिरों से बिंदु P पर कौन कौन से हैं, बीटा 1 है और एक बीटा 2 है। किस एक्सिस पर है, बिंदु OP एक्सिस पर। समझ में आया? बताइएगा इतने में कोई दिक्कत है क्या? भाई जो लिखाया है वही बोला है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताइएगा। है। अब आप एक चीज बताइएगा, हमने बायो सावर्ट का लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था बायो सावर्ट के लॉ? पढ़ा था ना? देखिएगा किससे, बायो सावर्ट के नियम से। देखिएगा किससे, बायो सावर्ट नियम। क्या था हमारे पास में बायो सावर्ट का नियम? हमने जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, कैसा निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, बताइएगा। हमारे पास में डीबी डिफरेंशियल फॉर्म में निकाला था, कैसे था, म्यू। वहां हमने क्या माना था, म्यू नॉट आई कितना था, डीएल साइन थीटा अपॉन कितना था, 4 पाई कितना, आर स्क्वायर। बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, यही था क्या हमारे पास में जो बायो सावर्ट का लॉ हमने नेक्स्ट इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, क्या था? अब ये डीएल साइन थीटा आया कहां से? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, कैसे आया साइन थीटा? अरे भाई हमने पढ़ा था ना कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो साइन थीटा आता है, जब हमारे पास में डॉट होता है तो कैसा आता है, कॉस थीटा आता है। यही पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बहुत जल्दी भूल गए आप तो, है? अरे बहुत जल्दी भूल गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो कोई बात नहीं, देखिएगा ये हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा। अब साइन थीटा हमारे पास में, अब एक चीज और देखिएगा, अब हम आगे बात करते हैं कैसे, किससे, डायग्राम से। एक चीज बताइएगा, tan बीटा हमारे पास में यहां से tan बीटा क्या होता है, किससे निकालते हैं, लाल बट्टे कक्का से निकालते हैं। निकालते हैं या नहीं निकालते? अरे निकालते हैं लाल बट्टे कक्का से। कैसे? अब देखिएगा, ये कैसा होता है, ये होता है साइन थीटा, ये कैसा होता है, कॉस थीटा, और ये कैसा होता है, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, कैसा होता है देखिएगा, मुझे निकालना है टेन बीटा, टेन बीटा लंब बटे आधार। तो देखिएगा कोण के सामने वाली भुजा कैसी होती है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और कोण जिस भुजा पर बना हुआ होता है वो कैसी होती है, वो आधार होती है। क्या होती है, आधार। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हुई हमारे पास में, बताइएगा। कोण के सामने वाली भुजा क्या हुई, लंब। बताइएगा क्या हुई है, लंब हुई है ना हमारे पास में। हुई है, कोण के सामने वाली भुजा क्या है, लंब। और हमारे पास में आधार क्या है, कैपिटल आर है। मतलब क्या हुआ, एल अपॉन आर हुआ। बताओ समझ में आया, कैसे आया टेन बीटा का मान, बताइएगा जल्दी, कैसे आया टेन बीटा का मान, समझ में आया आपको, आ गया। अब एक चीज बताइएगा, यहां से मैं यदि एल का मान निकालू क्या आएगा, आर कितना आ जाएगा, टेन बीटा। बताओ आया या नहीं आया, समझ में आ गया। अब एक चीज बताइए, मैं वहां से किसका मान निकालूंगी, डीएल का। डीएल का मान निकालना है ना, तो मैं दोनों तरफ क्या कर देती हूँ, इसमें अवकलन कर देती हूँ। दोनों तरफ अवकलन करने पर बताओ कर दो दोनों तरफ अवकलन, तो डीएल का अवकलन क्या होगा मेरे पास में, बताइएगा। ठीक है, यहां मैंने क्या किया, डीएल किया, और यहां क्या आ जाएगा, आर तो कांस्टेंट है ना। टेन बीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर बीटा। भाई टेन का अवकलन, टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा आ गया। और ये किसका होगा, बीटा का भी तो होगा ना, बताइएगा होगा या नहीं होगा।
होगा। अब एक चीज बताइएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है या नहीं होता है? सबको पता है। तो हमने जो त्रिभुज लिया है वो कौन कौन सा लिया है? देखिएगा, हमने जो त्रिभुज लिया है वो लिया है AOP। कौन सा त्रिभुज लिया है? AOP त्रिभुज लिया है। समझ में आया? कौन कौन सा त्रिभुज लिया है? A और P त्रिभुज लिया है। देखिएगा, हमने जो त्रिभुज लिया है, ये आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो मैंने त्रिभुज लिया है AOP, ले लिया। अब एक चीज देखिएगा, त्रिभुज में क्या ये कोण कैसा है? ये वाला त्रिभुज लिया है मैंने, ये वाला, ठीक है, ये वाला OAP लिया है ना। तो देखिएगा, एक कोण तो कैसा है मेरे पास में? थीटा है। एक कोण कैसा है? बीटा है। और एक कोण कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। मतलब कितना हुआ हमारे पास में? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो देखिएगा, त्रिभुज AOP में हमारे पास में क्या हुआ? थीटा प्लस बीटा प्लस कितना? 90 डिग्री बराबर कितना आया? 180 डिग्री आ गया। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में जो बायो सावर्ट का नियम है उसमें एक टर्म आ रही है साइन थीटा, और साइन थीटा को हम बीटा में चेंज कर रहे हैं। समझ में आया? इस वजह से। तो देखिएगा, थीटा बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा? बीटा। बताओ, इतना समझ में आया? अब देखिएगा कितना बचेगा? थीटा बराबर कितना बचेगा? 90 माइनस कितना बच जाएगा? बीटा बच गया। तो साइन थीटा बराबर, मतलब साइन 90 माइनस बीटा कितना होता है? कॉस बीटा होता है। बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया? कैसे आया? ये समझ में आ गया इतना? ये वाली चीज मैंने क्यों करी है? मैं यदि इसको यहाँ साइन थीटा की जगह कॉस बीटा लिख देती डायरेक्ट, तो आप कंफ्यूज हो जाते। होते या नहीं होते? बताइएगा। होते या नहीं होते? बताइएगा। होते ना। अब एक चीज बताइएगा कि कॉस बीटा कितना होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है ना, लाल बटे कक्का से, आधार बटे कर्ण। अब देखिएगा, कौन सा त्रिभुज लिया है हमने? यही AOP की बात कर रहे हैं। तो आधार क्या है हमारे पास में? कैपिटल R, और कर्ण क्या है? स्मॉल r है। समझ में आया? तो आधार क्या है? कैपिटल R, और कर्ण क्या है हमारे पास में? स्मॉल r है। बताओ, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन नंबर हमारे पास में कौन सी थी? सेकंड मान लेते हैं, चलो, ठीक है। और कॉस बीटा बराबर कितना है? R अपॉन स्मॉल r। समझ में आया? ये कैसे आया? आ गया। अब देखिएगा, यहां से मैं मान निकाल रही हूं किसका? यहां से मैंने स्मॉल r का मान निकाला, तो कितना आएगा? r अपॉन कितना आ जाएगा? कॉस बीटा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? 1 अपॉन कॉस बीटा कितना होता है? सेक बीटा होता है। होता है या नहीं होता? तो r बराबर कितना हो जाएगा? r सेक बीटा। बताइएगा, इसमें कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 3 हमने स्मॉल r का भी मान निकाल लिया है। निकाला है या नहीं निकाला? अब हम क्या करेंगे? जो हमारी समीकरण 1 थी, क्या थी? बायो सावर्ट के जो नियम से, चूंकि किससे? समीकरण 1 से। देखिएगा, समीकरण 1 हमारे पास में क्या थी? हमारे पास में थी BDB बराबर म्यू आई DL साइन थीटा अपॉन कितनी थी? बताइएगा। साइन थीटा अपॉन कितना था? 4 पाई r स्क्वायर। यही थी या नहीं थी? बताइएगा। थी ना यही वैल्यू? तो अब एक चीज देखिएगा कैसे। DB बराबर म्यू आई DL की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? हाँ, ये इक्वेशन हमने 2 मानी है, यह 3 मानी है, और ये इक्वेशन हमने 4 मान लेते हैं। चलो देखिएगा कैसे। इक्वेशन 2, यहां से हमने किसका मान रखा है?
dl का मान, अल्पांश का मान कितना रखा है r, सेक स्क्वायर बीटा कितना आ जाएगा d बीटा। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? एक एक स्टेप करके चलना है, लेकिन वो स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा ये चीज समझ में आई है। अब देखिएगा ये साइन थीटा है, साइन थीटा का मान कैसे आया है, कॉस बीटा आया या नहीं आया बताइएगा। साइन थीटा का मान कॉस बीटा आया नहीं आया, जल्दी से बताइएगा। तो मैं यहाँ अभी कॉस बीटा लिख देती हूँ, देखिएगा कॉस बीटा कितना 4 पाई कितना r स्क्वायर। समझ में आया? अब एक चीज देखिएगा, यहाँ से हमारे पास में ये क्या है, कॉस बीटा है, ये क्या है, सेक स्क्वायर बीटा है, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक होता है या नहीं होता बताइएगा। ठीक है, और एक चीज और करनी है मुझे, क्या ये स्मॉल r है मेरे पास में, इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख दूं बताइएगा। r स्क्वायर कितना रखा है, सेक स्क्वायर बीटा, मतलब पूरी टर्म मैंने किस में चेंज कर ली है, बीटा में। अब देखिएगा ये r से ये r कैंसिल आउट हो गया, ये सेक स्क्वायर बीटा से ये सेक स्क्वायर बीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बताओ हुआ या नहीं हुआ, आप इतना बताइएगा मेरे को। हुआ, मतलब जो हमारे पास में db कितना बचा है, म्यू आई कितना बचा है यहाँ, कॉस बीटा कितना बचा है, d बीटा अपॉन कितना 4 पाई r। बताइएगा ये स्टेप यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, और अवकलन कहां से करेंगे, बीटा 1 से बीटा 2, मतलब कहां से। अब देखिएगा ये जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है, यहां से ये जो पूरा हमारे पास में, मैं फिर बताती हूँ, हमारे पास में ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास में कोण बन रहा है, कैसा बन रहा है, बीटा 1, ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी डायरेक्शन ये कर देती हूँ। ठीक है, मतलब नीचे से माइनस बीटा 1 से क्या कर रही हूँ, बीटा 2 कर रही हूँ। तो मैं जो समाकलन करूंगी कौन सी इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर कौन सी है, 5 है। देखिएगा समीकरण 5 का समाकलन करने पर, कौन सी, समीकरण 5 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर कहां से कर रहे हैं, माइनस बीटा 1 से हम कहां कर रहे हैं बच्चों, बीटा 2 तक। समझ में आया? दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं, तो देखिएगा कैसे, dv समाकलन बराबर, ठीक है, कहा, अब ये क्या है, माइनस बीटा 1 से कहा, बीटा 2 तक। तो देखिएगा समाकलन कहां से हुआ, माइनस बीटा 1 से कहा हुआ, बीटा 2 तक। कितना है, म्यू आई है, कितना है, 4 पाई r, और कितना है, कॉस बीटा कितना है, d बीटा। बताओ यही है क्या? अरे लाडे सूरज बताओ जल्दी, यही है क्या? जल्दी देखो, देखिएगा। अरे अभी तो टाइम है खाना खाने का, अभी तो देखिएगा, अभी तो बहुत टाइम है खाने खाने का। अभी तो टाइम कितना हुआ है, 12:30 ही तो हुए। देखो देखो, अभी तो नाश्ता करके आए होंगे आप, जल्दी देखो बताइएगा कैसा है। अरे चाय ला आ जाएगी, चाय भी आ जाएगी, कॉफी भी आ जाएगी, रुको तो सही, पढ़ो तो पहले। अरे बिहार नहीं करवाणो, शादी कौन करवानी, क्या आपको करवानी है ना, तो पढ़ लो भायाओ। बहू जब भी आओगी जब पढ़े लिखा नौकरी लग जाओगा, आएगी ना, तो पढ़ लो। ए छोरियो तुम भी पढ़ लो भाई, पढ़ लो। देखिएगा कैसे हमने क्या किया है कि dbb दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है कि समाकलन कर दिया है, कहां से, माइनस बीटा 1 से बीटा 2 तक। समझ में आया है इतना? बताइएगा। तो देखिएगा मैं जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेती हूँ, कौन कौन सी, 4 पाई r, ये कैसी है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास में समाकलन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ बीटा पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, बीटा पर डिपेंड कर रहा है ना। अब देखिएगा करते हैं
कैसे, म्यू आई अपॉन कितना 4 पाई आर आया। अब मैं इसका क्या कर रही हूँ, समाकलन कर रही हूँ। कैसे, कॉस बीटा का समाकलन कितना होता है, साइन बीटा कितना होता है, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। यदि मैं कॉस बीटा का अवकलन करती तो नेगेटिव साइन आता, समाकलन में साइन का जब समाकलन करते हैं तब नेगेटिव साइन आता है। समझ में आया? तो कॉस बीटा का कितना होता है, साइन बीटा। लिमिट कहाँ से, बीटा 1 से कहाँ, बीटा 2 तक। देखिएगा, हाँ हमने क्या किया, बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू आई अपॉन कितना 4 पाई आर। समझ में आया? देखिएगा, मैंने लिमिट रखी, कितनी रखी, अपर लिमिट रखती हूँ कितना, साइन बीटा 2 माइनस, अब कितनी रख रही हूँ, लोअर लिमिट, कैसी, साइन बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बीटा 1। बताओ, चलो इसको नीचे लिख देते हैं। देखिएगा कैसे, बीटा बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड म्यू आई अपॉन कितना आ जाएगा 4 पाई आर। लिमिट रखते हैं कैसे, साइन कितना आ जाएगा, बीटा 2 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस, और कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन माइनस बीटा 1। और चूंकि हम क्या जानते हैं कि हमारे पास में जो साइन कितना होता है, माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो देखिएगा यहां से जो हम बी निकालेंगे, कितना निकालेंगे, म्यू आई 4 पाई आर, और कितना निकालेंगे, साइन बीटा 2। अब देखिएगा ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? और यही हमारे पास में क्या आता है, फॉर्मूला आता है। फिर मैं बता रही हूँ कि यही फॉर्मूला से हम तीनों जो कंडीशंस है वो निकालेंगे। कैसे, इनफाइनाइट वायर के लिए, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, और एक्सिस पर। समझे? ये क्वेश्चन यहाँ से आपको यदि यही फॉर्मूला याद है तो आपके पास, देखो आपको सारी कंडीशन यहाँ तक करनी है। यदि आपसे इनफाइनाइट वायर के पूछे, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए पूछे, या फिर एक्सिस पर पूछे, मैग्नेटिक फील्ड किस पर, बीएससी में। क्यों बीएससी में पूछे तो आपको प्रोसेस यहाँ तक तो करनी है ही, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि अनंत धारावाही चालक के लिए या फिर अर्ध अनंत धारावाही चालक के लिए। समझ में आया? या फिर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालिएगा। ये तीनों कंडीशन आपको क्वेश्चन में पढ़ना है। यहाँ तक आपको क्या करना है, सेम करना है। और फर्स्ट ग्रेड में भी यही होता है, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हो, या फिर आप CSI या नेट, सब में पूछता है ये। कैसे, यहाँ से मैंने बताया 2022 में आया हुआ है, यही बायो-सावर्ट के नियम से। ठीक है, बायो-सावर्ट के नियम से आया हुआ है। कैसे, अब हमें दो चीज करनी है। क्या करनी है बताइएगा? दो चीज बच्चों हमें ये करनी है कि ये जो हमारे पास में जो थीटा है, कौन कौन से, बीटा 1 और बीटा 2, इसमें मैं 3 कंडीशन बताऊंगी आपको। देखिएगा, कंडीशन पहली किसके लिए, अनंत धारावाही चालक के लिए। किसके लिए, अनंत धारावाही चालक आर के लिए। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज आपने बोलो मैम यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लगाया, मैंने वहां डायरेक्शन भी तो नहीं ली ना। यदि आप यहाँ एन बी वेक्टर लगाओगे तो वहां एन कैप लगा सकते हो। समझ में आया? देखिएगा कैसे कि अनंत धारावाही चालक तार के लिए क्या होता है। देखिएगा, अनंत जो धारावाही चालक तार होता है, भाई हमें किसी बिंदु इस पर क्या निकालना है, P मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट वायर है दोनों तरफ। कैसा वायर है, इनफाइनाइट वायर है। कैसा वायर है, इनफाइनाइट वायर है। मतलब एक चीज बताइएगा, ये इनफाइनाइट इस बिंदु से, जैसे मैं ये बिंदु को यहाँ मान लूं,
मान लूँ तो ये कितना कितना कोण बना रहा है इससे 90 डिग्री, और ये भी कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है ना। मतलब बीटा 1 बराबर कितना है, बीटा 2 बराबर कितना है हमारे पास में 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री, किसके लिए, अनंत धारावाही चालक के लिए। किसके लिए, अनंत धारावाही चालक के लिए। तो देखिएगा कैसे, देखें अब हमारे पास में जो बी आया है, क्या आया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है, म्यू आई अपॉन 4 पाई आर। मैंने वैल्यू रखी बीटा 1 बीटा 2, कितना है हमारे पास में, कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है ना मान, तो मान रखे हम। देखिएगा यहाँ हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू आई अपॉन कितना आ जाएगा 2 पाई आर। कैसे आया, 1 + 1 2 हो गया, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2 पाई आर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास में निकल के आया है वो कितना आया है, किसके लिए आया है, ये अनंत धारावाही चालक के लिए। किसके हैं, अनंत धारावाही चालक के लिए। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6। पहला केस समझ में आया, यदि अनंत धारावाही के लिए। यहाँ अब मैं दूसरा केस की बात कर रही हूँ, किसकी, अर्ध अनंत धारावाही चालक के लिए। अर्ध अनंत धारावाही चालक के लिए, ठीक है। क्या होता है अर्ध अनंत, देखिएगा ये क्या है, एक इनफाइनाइट वायर है मेरे पास में बी बिंदु पर। मतलब क्या है, अर्ध अनंत मतलब पूरा अनंत नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, सिर्फ इसका ये पार्ट अनंत है। मैं इसको पूरे पार्ट को मत, इनफाइनाइट, ये कैसा है, अर्ध अनंत है। समझ में आया, कैसा है, अर्ध अनंत। तो एक चीज बताइएगा, ये इसके साथ तो कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है ना, यहाँ कुछ नहीं है। मतलब ये क्या है, एक्सिस पर है, और ये बताइएगा यहाँ इसके साथ कितना बनाएगा 0 डिग्री। कितना बना रहा है 0 डिग्री। भाई इसके साथ में कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन कैसा है, ये सेमी इनफाइनाइट है। कैसा है, सेमी इनफाइनाइट है, यहाँ नहीं है ना, मतलब इसके साथ ये कोई कोण नहीं बना रहा है। तो मतलब बीटा 1 बराबर कितना है 90 डिग्री है, और बीटा 2 बराबर कितना है 0 डिग्री। समझ में आया। तो देखिएगा अब हम किसकी बात करते हैं, डायरेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा, म्यू आई अपॉन कितना 4 पाई आर, कितना आ जाएगा 1 + 0। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है ना। तो देखिएगा बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, म्यू आई अपॉन कितना 4 पाई आर एन कैप। ये किसके लिए आ जाएगा, ये किसके लिए आ जाएगा, अर्ध अनंत सेमी इनफाइनाइट के लिए। समझ में आया। अब तीसरे की हम बात करते हैं, किसकी, एक्सिस पर, किस पर, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखिएगा अक्ष पर कैसे, ये कोई बिंदु है, क्या है, ये कोई बिंदु है, या फिर मैंने एक बात करी कि ये मेरे पास में कोई तार है। समझ में आया। मैं इसी पॉइंट पर क्या निकाल रही हूं इसी अक्ष पर, यही अक्ष है ना हमारे पास में देखिएगा इसी अक्ष पर मैं क्या निकाल रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हूँ ना। तो देखिएगा, अब देखिएगा ये किसी के साथ कोण बना रहा है क्या, नहीं बना रहा ना। मतलब बीटा 1 कितना आएगा बताइएगा, जल्दी बताइएगा। एक्सिस पर कितना कोण बनाएगा ये, जल्दी बताइएगा, कितना कोण बना रहा है भाई, एक्सिस पर कितना कोण बना रहा है, ये कितना बना रहा है 180 डिग्री, और बीटा 2 बना रहा है 0 डिग्री बना रहा है ना। तो देखिएगा यहाँ बीटा बराबर कितना आ जाएगा, म्यू आई अपॉन कितना आ जाएगा 4 पाई आर, दोनों 0। भाई साइन पाई कितना होता है 0 होता है, और कॉस साइन 0 भी कितना होता है 0। मतलब यहाँ बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 0। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। क्या, चुंबकीय क्षेत्र। मैंने आपको तीनों कंडीशन करवा दी है,
क्या करवा दी है, तीनों कंडीशन मैंने आपको करवा दी है। क्या क्या देखिएगा, समझ में आया? तीनों कंडीशन हमने इस प्रकार पढ़ी है। तो आज ये अपना यही टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, कि हमें किसी अनंत धारावाही, तीनों कंडीशन हो गई। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। समझ में आया? बताइएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत? जल्दी से देखिएगा।